हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो यूपी पीसीएस का 2019 का मैंने प्री का पेपर आपको सोल्व कराया था, उसका ये पार्ट नंबर दूसरा है। ठीक फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम 82 नंबर तक क्वेश्चन तक देख पाए थे। ठीक फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको 150 क्वेश्चन करा दूंगा पूरे यहाँ से। ठीक फ्रेंड्स, 82 से लेकर 150 तक, यानी कि 150 तक। अगर किसी ने वो पार्ट पहला ना देखा हो तो जाके देख ले, उसमें मैंने 80+ क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, और उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो हमें 82 से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है और पेपर का पूरा 82 क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म और ठंडा रहता है क्योंकि इसमें ऊष्मा की कोई हानि तथा कोई प्राप्ति नहीं होती। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में इस क्वेश्चन को समझिए। जो बोतलें आती है ना पानी की, जैसे मिल्टन की बोतल होती है ना, उसमें पानी ठंडा पानी भरोगे तो कुछ बहुत देर तक ठंडा रहेगा। और चाय अगर गर्म कुछ भर दिया, चाय या दूध वगैरह, तो गर्म वगैरह होता है। तो उसकी बात बताई जा रही है यहाँ कि वो ऐसा किस लिए होता है, तो वो संचयन होता है और संवहन। ठीक फ्रेंड्स, संचयन प्रक्रिया और संवहन और विकिरण दोनों प्रक्रिया होती है। तो ए और बी हमारा दोनों आंसर सही हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं। हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। तो अग्नाशय दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी भी इस ग्रंथि को कहते हैं। अग्नाशय, पैनक्रियाज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है। तो जिप्सम का फार्मूला पढ़ा होगा, तो जिप्सम के फार्मूले में कैल्शियम विद्यमान होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दूध या मैग्नीशिया ऐसे प्रतिअम्ल भी कहा जाता है। लिथियम का बाइकार्बोनेट, तो इसे गठिया का उपचार होता है। सिल्वर आयोडाइड में कृत्रिम वर्षा होती है, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड ये जो फोटोग्राफी वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत है। आगे देखेंगे, हमें गलती बताना था। देखिए, तुलसी के पौधा औषधिक महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये फिनॉल और फ्लेवोनॉइड के कारण होता है। ये सब मैंने आपको जो साइंस कराई थी ना, लूसेंट की साइंस, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको लूसेंट की साइंस कराई थी, ताकि आप जाके वहाँ देखना। ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले आपको कराए हुए हैं और ये यूपी पीसीएस के पेपर में पूछे गए हैं। अगर आपको साइंस पढ़नी है ना, तो लूसेंट की साइंस पढ़कर आप काम चला सकते हैं पीसीएस वगैरह का पेपर में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताई गई है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ये सत्य है, बाकी सारे गलत हैं। यूट्रोफिकेशन को देखते हैं यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण की बात हो रही है। तो सुपोषण के बारे में बताना कौन सा सही है। यह जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन को घटाता है और यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। ठीक फ्रेंड्स, गांव वगैरह में देखा होगा, कोई तालाब वगैरह होगा तो उसके ऊपर वो हरा हरा सा एकदम काई जैसा कलर जम जाता है, तो उसी की बात हो रही है। ये ऑक्सीजन, उसमें घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, उसमें रहने वाले जीव धीरे धीरे मरने लगते हैं। उसी की बात बताई जाए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, जो मानव की गतिविधियों से जो परिवर्तन होता है पर्यावरण में, वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक फ्रेंड्स, मानव गतिविधियों से भरा हुआ पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बाकी ये तीनों सत्य हैं, हमें आंसर देखना। ये सत्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, भूमध्य रेखीय से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो बाकी तीनों सही हैं, आप पढ़ लेना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक के जैव सूचक के लिए प्रसिद्ध उदाहरण है। तो लाइकेंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं। 92 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अलवणीयकरण, ये समुद्री जल में होता है। प्रतिपरासरण, ये पेयजल में होता है। विद्युतीकरण, ये प्रोटीन। विकृतीकरण, ये प्रोटीन में होता है, लेकिन ये पाश्चुरीकरण, ये चाय में नहीं होता। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। तो सोडियम क्लोरेट। ठीक फ्रेंड्स, सोडियम क्लोरेट ये उदाहरण है। आगे देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। धान के खेतों वगैरह से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये पूछा जा रहा है। तो धान के खेतों से, और क्या कहते हैं, जो पशु वगैरह जुगाली करते हैं, कोयला की खानों से और दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस में पूछा गया है।
ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना पशु वगैरह जुगाली करते हैं और दलदली भूमि से, धान के खेतों से और सली गड़ी चीज़ों से भी मीथेन गैस निकलती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय पूछा गया, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 100% ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये ध्रुव है, क्या कहते हैं, द्वीप है। ठीक फ्रेंड्स, दमन एंड दीव की बात हो रही है। 100% ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है ये दमन एंड दीव। आगे देखते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित होता है। ठीक फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG के आधार पर आधारित भारतीय राज्यों की वैधता में धनात्मक संबंध है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठ के साथ अंतर संबंधित है। तो ये ऑप्शन कथन और कारण दोनों सही है और ये इसके व्याख्या भी कर रहा है, तो आप देख लें। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो गणना की जाती है तो उसमें स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है, शिक्षा को और जीवन स्तर को भी शामिल किया जाता है। तो 1 2 3 तीनों हमारे सही हैं। अब देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन मिलान करने वाले बहुत सारे पूछे गए हैं, तो इनको मिलान कर दीजिए, ये कब कब हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर अपना बी है। तो देखते हैं। पहले वन जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में, फिर उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया 1973 में, फिर आएगा क्या कहते हैं, फिर आएगा हाथी प्रोजेक्ट, ये 1992 में चलाया गया, तो उसके बाद जैव विविधता अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के अंदर जन्म और मृत्यु की घटना भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी अनिवार्य है? तो 21 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ या कोई किसी की डेथ होगी, तो 21 दिन के अंदर अंदर आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब जाके वो सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें बताना है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में क्या शामिल नहीं होता, तो इसमें HIV परीक्षण शामिल नहीं होता। ठीक फ्रेंड्स, इसमें मृत्यु का पंजीकरण, मधुमेह, ये सब वगैरह शामिल होते हैं, लेकिन एड्स का परीक्षण इसमें शामिल नहीं होता। आगे देखते हैं। 102 नंबर। पर्यावरण कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति SDGP के अंतर्गत SDGP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो ये उल्टा U आकार का होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि डिटेल में मैं आपको जो भी ये क्वेश्चन वगैरह हैं पर्यावरण के, जो मैं आगे आने वाले टाइम में, जैसे ही हमारी हिस्ट्री कंप्लीट होगी उसके बाद मैं पर्यावरण और पॉलिटी की वीडियो कराऊंगा, जैसे कि मैं हिस्ट्री एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आपने ना पढ़े हों तो आप देख लेना, पिछले भाग में भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो इस भाग में भी अभी आएंगे। तो हिस्ट्री वगैरह मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, जैसे ही हमारी हिस्ट्री प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होगी, उसके बाद में पर्यावरण और क्या कहते हैं पर्यावरण और पॉलिटी के ऊपर फोकस करूँगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। आपको मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि देख लो EPPCS में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट करो, उसके बाद आगे देखेंगे। साइंस मैंने कंप्लीट करा दी है, कुछ ट्रिक से वीडियो बना दी है, कुछ वर्ल्ड जियोग्राफिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी वीडियो बना दी है, और हमारी जैसे ही हिस्ट्री ख़त्म होगी उसके बाद पॉलिटी और फिर पर्यावरण साथ साथ चलेगी। तो ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, करेक्ट है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करे। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, कथन भी सही है और कारण भी, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया था? तो ये थी हमारी पहल योजना। ठीक फ्रेंड्स, इसको गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया था, ये थी पहल योजना। क्वेश्चन हम 100 नंबर 5 देखते हैं। यह ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी की जनसंख्या को अवेक्षित करेगी। दूसरा देखते हैं, महिलाओं एवं बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना होगा।
18 वर्ष की आयु से अधिक सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये तीनों ही बातें सही हैं इसके बारे में। 106 नंबर देखते हैं। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपयोगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लगान का विनिमय अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी का स्वामित्व की घोषणा, ये तीनों क्वेश्चन सही हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक उपयोगिताओं संसाधन द्वारा प्रदान करना। ठीक फ्रेंड्स, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन द्वारा प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो ये चारों ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन जो अभी ये जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये आपने डीप में ना पढ़ा होना तो ये 5-7 क्वेश्चन कठिन डाले जाते हैं। ये कठिन श्रेणी के प्रश्न है, जिसने डीप में पढ़ा होगा वही कर सकता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर देखो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें 150 करने की ज़रूरत नहीं है, ना 140 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लो अगर इसमें 20% क्वेश्चन कठिन भी है ना, तो आप उनसे भिड़ना मत, आप उनको छोड़ भी सकते हो। हमें सिर्फ क्वेश्चन 150 में से अगर आपने 100 भी कर दिए ना, 105 110 तक कर दिया ना सही, तो अब आपका प्री क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन टफ डाल दिए जाते हैं, 10-12 क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन तो इनको अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है ना, तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन से भिड़ना नहीं है, हमें टॉप नहीं करना है, हमें सिर्फ प्री क्लियर करना है। तो आगे चलते हैं। सुएज नहर के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाली झीलों को क्रम से लगा दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण ऐसे बात हो रही है, ऊपर से नीचे तक आना है, उत्तर से दक्षिण तक। तो ये जो नहरें पड़ती है ना सुएज नहर के, इनकी झीलों को पूछा है। तो पहले आएगी देखो लेक मंजिला, फिर उसके बाद आएगी लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बियर लेक, फिर लिटिल बियर लेक। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले आएगी ग्रेट मंजिला, फिर उसके नीचे आएगी लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बियर लेक, बीटर लेक। ठीक फ्रेंड्स, फिर आएगी लिटिल बिटर लेक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा था? ये उत्तर अटलांटिक कटक का। ठीक फ्रेंड्स, टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा था? ये उत्तर अटलांटिक कटक का है। ये देखिए मिलान करने वाले हैं आगे। ये सब मैंने आपको विश्व की जितनी भी ठंडी गर्म हवाएं, विश्व की जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं, विश्व के रेगिस्तान, विश्व की जनजाति, सब कुछ कंप्लीट कराया हुआ है ये टॉपिक भी। तो मैंने बताया था ना, ये बिली यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में 3 भाई थे, ब्रेट ली और सैन ली और एक लीली। तो ये लीली है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। पहले का दूसरा यहाँ है और यहाँ है, यानी कि 2 ऑप्शन कट हो गए। और ये हरिकेन वगैरह मैंने पूरा एक चैप्टर आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। ये हरिकेन, कैरेबियन सागर, अमेरिका वगैरह में जो तूफान आते हैं उनको वो कहते हैं हरिकेन्स। ठीक है, तो ये टाइफू हो जाएगा जापान में, बोएगो ये फिलीपींस में, हरिकेन्स यूएसए में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सब देख लेना आप, ये सब मैंने आपको पहले ही करा दिया है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबेरियन रेलवे मार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो ये साइबेरियन रेलवे मार्ग है, ये रूस के अंतर्गत आता है, लगभग 9000 किलोमीटर लंबा है। और ये 9000 किलोमीटर लंबे में ये पूछा गया कि कौन सा शहर इस लंबाई में नहीं आता है, इस रास्ते में नहीं पड़ता, जो सोची। ठीक फ्रेंड, ये सोची से नहीं गुजरता रेलवे मार्ग। ये देखिए विश्व की पवनें वगैरह ये सब मैंने आपको कराई हुई हैं। तो इसमें बताना कौन सा हमें सही नहीं है। तो ये सांता आना ये कैलिफोर्निया में चलती है, हबूब ये सूडान अफ्रीका में चलती है, योमो ये जापान में चलती है, लेकिन मिस्ट्रल ये चलती है स्पेन और क्या कहते हैं फ्रांस और स्पेन के बीच में ये हवा चलती है। ठीक फ्रेंड्स, और ये ठंडी हवा है, तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देख लिए ये मिलान वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको मिलान करना है कि कौन सा कहाँ पड़ेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं मिलान करने की। ये तालचीर पड़ेगा, महानदी उड़ीसा में पड़ता है। ये तालचीर क्षेत्र यहाँ कोयला के लिए फेमस है, तो पहले का चौथा। तो देखिए एक सही कट जाएगा अगर आपको ये पता हो ना तालचीर, तो तालचीर ये उड़ीसा महानदी घाटी में पड़ता है, तो पहले का चौथा तो एक में ही है, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कर्णपुरा, तो कर्णपुरा हो जाएगा दामोदर घाटी। सिंगरौली पड़ेगा सोन घाटी में, और सिंगरैनी ये पड़ेगा गोदावरी घाटी में। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो ये नामचा पर्वत है, नंगा पर्वत है, ये कमेंट है, लेकिन ये गुरला मंदाता है ना, ये नेपाल में पड़ती है, ये हमारे इंडिया में नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में
पश्चिमी विक्षोभ के जाड़े से होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ये पश्चिम से पूरब की ओर जब मानसून जाता है तो ये कम होती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मानसून आता है हमारे देश में केरल में, पश्चिम से ये पूरब की ओर जाती है ना, जितना मानसून जाएगा उतना कम होता जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको अपनी टेस्ट सीरीज में भी बताया है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका ऊपर से जल मीठा होता है लेकिन निचले भाग में खारा जल होता है, तो वो लूनी नदी है, याद रखना। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक विभाग है, तो ये बंगाल डेल्टा का। ठीक फ्रेंड्स, ये मोरीबंद डेल्टा जो बंगाल में बनता है उसकी बात हो रही है। आगे चलते हैं। 118 नंबर कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। तो कथन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक किंतु उत्पादकता में कम है। करेक्ट है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र की बात हो रही है, ऊपर हो रही है ये उत्तर प्रदेश की उत्पादकता की। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कथन और कारण सही है लेकिन मिलान नहीं है सही। ठीक फ्रेंड्स, व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो आप देख लिए ऐसे कैसे क्वेश्चन जब मैंने अपने आपको हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज करा रखी है ना, या जो टेस्ट सीरीज करंट में चल रही है, तो उसमें मैंने आपको बताया है ना कि जितने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म वगैरह हैं ये पीसीएस में कई बार पूछे हैं, तो देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ये जरीब है ना, जरीब एक प्रकार का कर नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, तो बाकी सारे सही हैं। दाम एक ताम्र की मुद्रा होती थी। देसाई राज्यसभा अधिकारी होता था। दीवान प्रांतीय राज्यसभा का प्रमुख होता था, लेकिन ये जरीब एक प्रकार का कर नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देख लीजिए फ्रेंड, ये मिलान करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में, इसीलिए मैं अपनी जो वीडियो होती है उसमें आपको गला फाड़ फाड़ के बताता हूँ कि इन ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन में भी आपके साथ आपका जो एग्जामिनर है वो आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है, वो देखना चाहता है आपको डिटेल में नॉलेज है या नहीं है। अगर इसमें आपको एक भी पता है ना तब भी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे। देख लो, आपको ये नहीं पता मुल्ला दाऊद कौन था, भाड़ में जाए। कभी दामोदर कभी किसे कहते थे, भाड़ में जाए। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा कि अमीर खुसरो है ना, इनकी एक प्रसिद्ध कृति थी और उस कृति का नाम था आशिका। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको ये पता है ना आशिका अमीर खुसरो की थी, तो डी का दूसरा। ठीक है फ्रेंड, डी का दूसरा देख लो, एक में ही है यहाँ और किसी में डी का दूसरा नहीं है। तो अगर आपको ये भी पता होता ना डी का दूसरा आशिका ये अमीर खुसरो की है, तब भी आप खेल जाते इस क्वेश्चन को। ठीक फ्रेंड्स, कर जाते क्रैक। फिर मैं बता दूं, पहले का पहला मुल्ला दाऊद ये चंदायन की बुक वगैरह कृति वगैरह है। ठीक फ्रेंड्स, कभी दामोदर कभी किसी को कहते थे, तो ये पद्मावती कथा को कहते थे, ये दामोदर कभी पद्मावती कथा। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछ लिया जाता कि पद्मावत की रचना किसने की थी, तो की थी चंद्रबरदाई ने। ठीक फ्रेंड्स, ये चंद्रबरदाई ने की थी, इसे थोड़ा करेक्ट कीजिए। अब याद आ गया मुझे, क्या कहते हैं, पद्मावती कथा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक फ्रेंड्स, पद्मावत की कथा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कवि था जो एक आंख से काना था, तो वही था मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सी का सोमनाथ, ये राग भी बहुत से संबंधित हैं, आप देख लेना मिलान करके। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ तानसेन की बात हो रही कि अकबर के दरबार में आने से पहले ना तानसेन किसके दरबार में थे, तो ये थे भाटा के राजा रामचंद्र के दरबार में। ठीक फ्रेंड्स, अकबर के दरबार में काम करने से पहले जो तानसेन वगैरह थे ये भाटा के राजा रामचंद्र के दरबार में काम करते थे। और ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको मैंने बताया हुआ है कि इन सब की राजधानियाँ जरूर याद करना। तो देखते हैं। पल्लव की थी कांची, पहले का दूसरा। याद पांडे की थी मदुरा। यादव की थी देवगिरी और काकतीय की थी वारंगल। तो ये राजधानियाँ वगैरह मिलान करने के लिए पूछ ली जाती। वैसे ये मैं आपको लोगों को करा ही रहा हूँ। प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है हमारी सतीश चंद्र क्या कहते हैं रामशरण शर्मा की बुक से। ठीक फ्रेंड्स, तो आप जाके देखिए, मैंने सब कुछ डिटेल में कराया हुआ है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इनको भी मिलान करना है, सही क्रम में लगा दीजिए कि पहले क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ था। तो हमें इतना पता कि हमारा जो अकबर था ना, क्या कहते हैं, औरंगजेब का शासनकाल सबसे बाद में था। तो सबसे बाद में औरंगजेब काल जो क्या कहते हैं मुग़ल काल का जो सबसे प्रतापी शासक था ना, लास्ट में औरंगजेब था। और औरंगजेब के बाद मतलब मुग़ल काल थोड़े दिनों और चला, लेकिन उसके बाद कोई भी मतलब ढंग का शासक नहीं था जो मुग़ल काल को आगे ले जा सके। तो ये रबिया उद दौरानी का मकबरा है ना, ये अकबर ने बनवाया था, औरंगाबाद में थे। यानी कि ये पहला है ना, ये सबसे लास्ट में आना चाहिए। और उससे पहले भी मैं बता दूं
कि हुमायूं से पहले ना शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, हुमायूं क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुगल काल में ऐसा कौन सा शासक था जिसने 2 बार राज्य किया था, तो ये था हुमायूं। ठीक फ्रेंड्स, और हुमायूं से पहले शेर शाह की मृत्यु वगैरह हो जाती है। तो इतना बता दिया बहुत है। अब देखते हैं, पहला है सबसे पहले हुई थी अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ मैंने बताया ना कि हुमायूं से पहले शेर शाह की मृत्यु हो जाती, तो हुमायूं के बाद हुमायूं से पहले शेर शाह आएगा। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि तीसरे से पहले दूसरा आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये पहले आएगा अटाला मस्जिद, फिर आएगा सासाराम का मकबरा, फिर आएगा हुमायूं, और सबसे लास्ट में आएगा ये जो मैंने बताया ना कि सबसे एंड में अकबर औरंगजेब ने शासन वगैरह किया था, तो ये बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 2 1 3 1 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे याद कर लीजिए, थोड़ा दिमाग भी लगाइए। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्गों से संबंधित थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। वेरी करेक्ट है। ठीक फ्रेंड्स, जो मनसबदारी प्रथा थी ना, इसका पद पैतृक नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब यहाँ भी देखिए मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1866 में। ठीक फ्रेंड्स, 1766 में, तो 66 नहीं है या 65 दिया हुआ। ठीक फ्रेंड्स, 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। पहले का चौथा देखो, पहले का चौथा यहाँ और यहाँ, यानी कि 2 ये एलिमिनेट हो गए। उसके बाद मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए 2 4 1 3। आगे देखते हैं, ये अगेन फिर मिलान करने वाला आ गया है, तो इसमें बताना सबसे बाद में क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था। तो आप देख लीजिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं पता हो ना, तो आप 50-50 को हिल जाओगे। अगर आपको एक भी पता है, जो क्रिप्स मिशन था ना, ये सबसे बाद में आया था। तो क्रिप्स मिशन देखो, क्रिप्स मिशन बाद में आया था ना, 1946 पता नहीं 1942 में आया था। तो ये सबसे लास्ट में आएगा तीसरा, तो तीसरा सबसे लास्ट में यहाँ है, यानी पहला एलिमिनेट हो गया और चौथा एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले अवज्ञा आंदोलन हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। उसके बाद 1932 में पूर्णा पैक्ट हुआ था भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। और सबसे लास्ट में आएगा क्रिप्स मिशन। तो पहला दूसरा चौथा पहला, चौथा दूसरा और पहला तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आप देख लो मिलान करने वाले कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, और ये हिंदी बड़ी क्लिष्ट लिखते हैं यूपीपीसीएस वाले। शुद्ध हिंदी एकदम क्लिष्ट, एकदम टफ वर्ड डालते हैं ताकि आपको पढ़ने में टाइम लगे और आपका टाइम बर्बाद हो। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, तो दोनों सही हैं। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला सी राजगोपालाचारी लेके आए थे। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। द राइट एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे बिपिन चंद्र। ठीक फ्रेंड्स, ये टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन। अगर आपको पता हो तभी छेड़ना, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। हमें 150 के 150 नहीं करने, आप 100 भी कर दोगे ना, 100 से 110 के बीच में आपका प्री क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशकों तत्वों में भी इसकी बात कही गई है और मूल कर्तव्यों में भी। ठीक फ्रेंड्स, कि हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और जो सरकारी संपत्ति है उसको क्षति वगैरह नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक फ्रेंड्स, इनमें सही बताना पंचायतों के लिए। तो 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो ये पहला गलत है, 50 नहीं है, 1/3 यानी कि 33% है। अब पहला गलत है तो यहाँ पहला है, यहाँ है, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, रह गया ये 2 ऑप्शन। तो इसमें देखने हैं। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। तो ये भी गलत है, सभी नहीं, सभी का कोई मतलब नहीं है यहाँ। ग्राम सभा से उसका मतलब है जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा ना, उनका मतलब होगा, सभी नहीं। सब तो मान लो कोई पंजाब में वोट पड़ रहे हैं, कोई बंगाल से आके बसा हुआ है, कोई बिहार से, कोई मुंबई से, कोई यूपी से, तो वो सब थोड़ी गिने जाएंगे। उस क्षेत्र में जो भी वोट वगैरह पड़ेंगे ना, जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा वो बंदों का होगा। ठीक फ्रेंड्स, वो बंदे आएंगे। तो दूसरा गलत है, तो ये गलत हो गया, दूसरा ये गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है। मध्य
स्तर पर एक पंचायती राज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, पहला और दूसरा गलत है। पहला गलत था तो ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ दूसरा भी गलत है तो ये भी कट गया। तीसरा आंसर हमारा अपने आप सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किस में से भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। ये आरटीआई अधिनियम की बात हो रही है जो 2005 में आया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी से नीचे के निम्न कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो ये भी है, लेकिन महिला के साथ सशक्तिकरण परियोजना ये शामिल नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ। आगे देखते हैं, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो ये केसी वियर ने कहा था। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लगाइए। तो ये ऑलरेडी कालानुक्रम अनुसार ही लगे हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, पहले देखते हैं, पहले जो महाराजा रणजीत सिंह ने जो साइन किए थे, हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद भारतीय संविधान लागू हुआ था। फिर उसके बाद कश्मीर का प्रभु 77 संविधान सभा ने भारत के विलय को अनुमोदित किया और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर का कानून लागू हुआ था। ठीक फ्रेंड, संविधान लागू हुआ था। तो 1, 2, 3, 4 ये ऑलरेडी सुमेलित हैं। ठीक फ्रेंड, ये 1957 वगैरह की बात हो रही है। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान नया लागू हुआ था। आगे देखते हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं कथन क्या कहता है, कारण क्या कहता है। कथन कह रहा है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत का सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। वेरी सही है, बहुत राइट है। ठीक फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो ए और आर दोनों सम्मिलित हैं और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये कथन और कारण दोनों सही हैं और ये दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं आपस में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 137, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को ही राजस्थान के नागौर जिले से 24 अप्रैल 1959 को लागू हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज हुआ था लागू राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक फ्रेंड्स, तो 24 अप्रैल की डेट रखी हुई है कि संविधान सभा में पंचायती दिवस मनाया जाएगा 24 अप्रैल को। और ये लागू किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों का प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सबके लिए मतलब वेतन वगैरह सबके लिए काम की भागीदारी सुनिश्चित की गई है अनुच्छेद 43 के ए में। ये अनुच्छेदों की वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। पॉलिटी के जितने भी सारे अनुच्छेद वगैरह हैं ना, वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कराए हैं मैंने, देखना जाके प्ले लिस्ट में। ठीक फ्रेंड्स, अब हमारी पॉलिटी चल रही है। भारत की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है। तो विधिक रूप ये है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, यह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप है क्योंकि इसको लागू नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 किससे संबंधित है। ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति दी हुई है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। तो ये मार्कंडेश्वर मंदिर है। आगे देखिए, फिर आगे ये जनजाति ये तूफान वगैरह हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये तूफान वगैरह जो हाल के 2019 में आए थे ना तूफान, उनकी बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं, तो ये डेरियंस ठीक है, डोरियंस ये आया था बहामास में। और ये है हेजिबीस। ठीक है, ये हेजिबीस आया था जापान में। लेकिमा ये चीनी वर्ड लग रहा है, तो ये चीन में चला जाएगा। मिटांग ये चेंजू दक्षिण कोरिया का है। तो जितने अब 2021-22 में जितने तूफान वगैरह आए हैं ना, किस देश ने उसको कौन सा नाम दिया, तो ये सब याद रखना आप। आगे देखते हैं, अक्टूबर 2019 में भारत में किस अफ्रीकी देश ने अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये की है सैरा लियोन ने। ठीक फ्रेंड्स, अपना दूतावास खोलने की बात वगैरह की है सैरा लियोन ने। 144 नंबर देखते हैं, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टॉप पर है। तो कर्नाटक। ये नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट वगैरह होती है उसे आप देख लेना, 2021 की भी 2022 की भी, क्योंकि यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 2019 की बात हो रही है, बुकर प्राइज विजेता कौन थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बुकर प्राइज वगैरह 2019 का दिया था बेराडीन एवरिस्टो को, लेकिन आप 2021 और 22 का याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को
इस क्वेश्चन से आप ये सीख लीजिए कि ये दो बुकर वगैरह पुरस्कार वगैरह ये 2021 में किसके दिया गया और 2022 का याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विश्व महिला बैडमिंटन एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया था? ये हराया था नोजोकोमी ओकुहारा को। ठीक फ्रेंड्स, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने बैडमिंटन वगैरह आते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, ये सब आप याद रखेंगे 2021-22 की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने मोदी ने द्वारा हाल में लागू की गई भूटान से जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक फ्रेंड्स, तो उस परियोजना का नाम बताना चाहिए। यह मांगदेचू विद्युत जल परियोजना है जो भूटान में किस जल परियोजना का उद्घाटन किया था? मांगदेचू विद्युत जल परियोजना। और ये क्वेश्चन आज भी करंट अफेयर बना हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को याद रखना। एक वो भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? उसका आंसर था दीव। और ये आज भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड, भले ये पुराना हो क्योंकि ये इंडिया का 100% राज्य है दुनिया का सबसे। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो ये सिक्किम है। ठीक फ्रेंड, ये 2015-16 में हुआ था, लेकिन ये आज भी करंट अफेयर बना हुआ है क्योंकि ये विश्व का पहला राज्य है सिक्किम। तो इसे याद रखना आप। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ श्रेणी में आएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। चित्रकला उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किससे है? तो ये बांस कला से है। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने बांस कला पर चित्रकारी वगैरह की है। आगे बताना क्वेश्चन नंबर इस क्या कहते हैं इस पार्ट का, यानी कि इस पेपर का 2019 का लास्ट क्वेश्चन है। जो पैरा एथलीट थी ना दीपा मलिक, तो उनको 2019 में गांधी रत्न खेल पुरस्कार दिया गया था। उनका खेल पूछा तो ये गोला फेंकती थी। ठीक फ्रेंड्स, इनका खेल संबंध था गोला फेंक से। तो ये हमारा एक पेपर कंप्लीट हो गया 2019 का। ठीक फ्रेंड्स, ये हिंदी भाषा की बहुत ही टफ भाषा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करा दिया है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसमें किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना हमें डीप में पढ़ना है। ठीक फ्रेंड्स, तो कितना हमें करंट अफेयर पे ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो दूसरा ये 2019 का पेपर था ना, इसके बाद मैं 2020 का करवाऊँगा, फिर 2021 का, और हाल ही 2021 में जो आर ओ का पेपर हुआ था मैं वो भी सोल्व करवाऊँगा आपको। ठीक फ्रेंड्स, तो ये एक हमारा पेपर कंप्लीट होता है। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। और UPPCS का फॉर्म आ चुका है तो आप भर दीजिए और साथ साथ तैयारी भी करते रहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।